मतलब इस बार रोमन रेंस ने कुछ कड़क वाली ही कर दी है जॉन सीना की बेइज्जती। उसके बारे में डिटेल में तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन गाइस बिग शो भी फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद लौट चुके हैं एक्शन के अंदर। और क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है समर स्लैम में टाइटल मैचेस में टाइटल चेंजेस को लेकर, तो अगर ये सारी बातें आपको जाननी है तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस आज जो डायनामाइट के एपिसोड की बात करते हैं, जहां पर हमको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो आपको बिग शो देखने को मिल गए, पॉल वाइट देखने को मिल गए एक्शन में। जब हम लोग देखते हैं कि बिग शो के आपको पता है पार्टनर है एलिवेशन डार्क जो आता है, वहां पर कमेंट्री कर रहे होते हैं साथ में। तो टोनी शिवानी और उनके बेटे के ऊपर जब जुल्म हो रहे होते हैं फैक्ट्री के क्यूटी मार्शल की तरफ से, तो वहां पर बिग शो आते हैं सेव करने के लिए और उन्होंने आरन सोलो के ऊपर जो है अपना चोक स्लैम भी लगा दिया। और भाई फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद बिग शो को ऐसे एक्शन में देखने को मिले। और इससे पहले बिग शो ने ये भी कहा था कि बहुत जल्दी उनका AEW के अंदर दोबारा से रेसलिंग बूट्स में आने का प्लान है। तो शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्दी बिग शो भी आपको किसी एक रेसलिंग मैच के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक और बड़ी बात हमको जानने को मिलती है कि क्रिश्चियन केज का मैच होने वाला है केनी ओमेगा के साथ। ऑल आउट पेपर व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर तो होगा ही AEW चैंपियनशिप के लिए, लेकिन रैमपेज में इंपैक्ट रेसलिंग की चैंपियनशिप के लिए क्रिश्चियन केज और ओमेगा का मैच होगा। और आपको पता है रैमपेज तो इसी फ्राइडे को है, जो कि इंडिया के अंदर भी आ रही है। तो भाई ये भी एक्साइटमेंट आप लोग कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा है रैमपेज के लिए। इसके अलावा स्टिंग के बारे में भी हमको एक बड़ी बात पता चलती है कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट के एपिसोड के लिए उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट 2.0 और उनके साथ जो है टीम में होंगे डार्बी एलन। सीन कुछ ऐसे बनता है कि मैच खत्म होने के बाद भी डार्बी एलन के ऊपर अटैक हो रहा होता है, तो स्टिंग सेव करने के लिए आते हैं और उसके बाद जो इस तरीके से मैच सेटअप हो गया और नेक्स्ट वीक के लिए इनका जो है मैच होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज रह रही है डायनामाइट के शो के लिए, आपको पता है वो है क्रिस जेरिको का जो 5 लेबर्स ऑफ जेरिको चल रहा है। इस बार उनका मैच था वार्डलो के अगेंस्ट और यहाँ पर कुछ ऐसा अलग से कुछ स्पेशल नहीं था, कोई स्टिपुलेशन वगैरह नहीं थी। लेकिन हाँ भाई हमको पता ही था जेरिको को तो जीतना ही है, क्योंकि इवेंचुअली उनको MJF के साथ एक रीमैच तो करना ही है। तो वार्डलो को उन्होंने इस मैच में हरा दिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद हमको ये पता चलता है कि MJF ये अनाउंस करते हैं कि अब तुम्हारा मेरे से मैच तो होगा, लेकिन यहाँ पर शर्तें हैं कुछ। सबसे पहले तो ये कि तुम जूडास इफेक्ट यूज नहीं कर सकते अपना फिनिशर, और जब तुम अपनी एंट्रेंस भी करोगे तो ये तुम्हारा थीम सॉन्ग प्ले होता है जिस पर क्राउड इतना ज्यादा नाच रहा होता है, तुम अपना ये थीम सॉन्ग भी प्ले नहीं कर सकते। तो भाई नेक्स्ट अब जब इनके बीच मैच होने वाला है तो उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सच में जब जेरिको की एंट्रेंस हो रही होती है ना, तो पूरा जो क्राउड जिस तरीके से इन्वॉल्व होता है वो देखने में काफी मजा आता है। लेकिन नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ होगा नहीं, जूडास इफेक्ट वो यूज नहीं कर सकते अपना फिनिशर। तो भैया काफ़ी कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और क्या जेरिको हरा पाएंगे MJF को, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। तो ये कुछ आज बड़े पॉइंट्स थे जो कि हमको AEW के डायनामाइट से देखने को मिलते हैं। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस मैंने आपको रिक फ्लेयर के बारे में बताया नहीं था कि कैसे उनके बारे में ऐसे बातें चल रही हैं कि वो रेसलिंग रिंग में अपना रिटर्न कर सकते हैं। और मैंने आपको फिर फोटो भी दिखाई थी कि जिम के अंदर वो कितने ज़्यादा जो है तगड़े लग रहे हैं। अब उन्होंने ट्विटर के ऊपर आई विल नेवर रिटायर कैप्शन करके डाला हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अपना वो जो वू करते हैं वो भी डाला हुआ है। और उनकी एक बहुत पहले की क्लिप है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वो कभी भी रिटायर नहीं होने वाले प्रो रेसलिंग से जब तक कि वो मर ना जाएं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इन रूमर्स को ना ऐसा हवा मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ ही दिन रह गए रिक फ्लेयर रेसलिंग रिंग में, बस वो आने ही वाले हैं। कहाँ होता है, किसके अगेंस्ट होता है, कैसे होता है, क्या प्लानिंग है, इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली भाई कुछ तो चल रहा है हमारे मैंने एक वीडियो में कह दिया था रंगीला बुढ़ा, तो खैर वही है। उनके दिमाग में ज़रूर डेफिनेटली कुछ चल रहा है। अब वो कैसे पकता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे जब ये चीज़ होगी। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस जॉन सीना ने कुछ बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉमेंट किया है कि कैसे WWE यूनिवर्स, WWE ऑडियंस ने उनको मदद करी है एक पर्सन बनाने के लिए। एक पर्सन बनाने से मेरा मतलब है कि एक इंसान बनाने के लिए। उन्होंने ये कहा कि देखो जब भी मैं रिंग में आता था और मैं सुनता था कि जॉन सीना के चैंट लग रहे हैं, तो भाई ये चीज़ थोड़ा सा तुमको हिलाती ज़रूर है, क्योंकि ऐसे में अगर किसी और सुपरस्टार के साथ ये सीन हो रहा होता है तो सिंपली क्या करते हैं, उसका हील टर्न कर देते हैं, उसका कैरेक्टर चेंज कर देते हैं। लेकिन मेरे सर्कमस्टेंसेस में ये सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं था। चाहे मुझे क्राउड कितना ही बू करे, मेरे लिए कितने ही सक्स के चैंट हो, मुझे जाकर स्माइल करनी है और मुझे वही नेवर गिव अप वाला जेस्चर करना है जो मुझे हमेशा ही करना होता था। तो ये क्राउड के वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है क्रेडिट दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने उनको एक इंसान बनने में मदद करी है। और ये चीज़ ने एज अ पर्सन प्रोफेशनली उन्होंने नहीं कहा, मतलब उन्होंने WWE सुपरस्टार के तौर पर नहीं कहा, बल्कि एक्चुअल में उनकी खुद की लाइफ में इस चीज़ ने इतनी ज़्यादा उनको हेल्प करी है। ऐसा कुछ यहाँ पर जॉन सीना बताना चाह रहे थे। और उन्होंने ये कहा
कि उनका ये एहसान हमेशा ही WWE यूनिवर्स के ऊपर रहने वाला है। तो भाई देख लो किस तरीके से जॉन सीना की पूरी लाइफ के अंदर WWE की इतनी तगड़ी इन्वॉल्वमेंट है और WWE की क्या WWE यूनिवर्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट है। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लगा मुझे जॉन सीना के बारे में, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। बाकी इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताना। और हाँ, पॉडकास्ट कल रिलीज हो चुका है। अगर हम WWE कंट्रोल करते हैं, आप पूछते हो ना कि विंस मैकमैन तुम्हें बना दे तो तुम क्या करोगे, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन, गाना, जियो सावन, सब जाकर आप लोग सुन सकते हो। और फिर बाद में कमेंट करना जरूर इस वीडियो के नीचे कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर कह दिया है कि रैंडी ओर्टन और रिडल की कोई टीम ही नहीं है। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा डम्ब है और तुम कैसे कह सकते हो कि रिडल और रैंडी ओर्टन की कोई टीम है। क्या तुम मुझे देखते हो कि मैं कभी भी ओमस को स्टाइल्स क्लैश लगा रहा हूँ? क्या तुम कभी मुझे देखते हो कि मैं ओमस को फिनोमिनल फोरम लगा रहा हूँ? नहीं देखते ना। लेकिन तुम वहाँ क्या देखते हो? रैंडी ओर्टन आर क्यों लगाता है रिडल को। तो क्या है कोई टीम है? भाई ये कोई टीम नहीं है। और इसी वजह से जो आर के ब्रो टीम है, जिसको तुम टीम का नाम बुलाते हो, वो चैंपियंस नहीं है बल्कि हम चैंपियंस हैं। और ये बात उन्होंने बम के शो पर कही थी। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एजे स्टाइल्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो भाई सिंपली समझ जाओ ये इनके बीच जो है फ्यूड चलने वाली है। और उस चीज़ को कहते हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है WWE हाइप क्रिएट करती है, तो इसीलिए यहाँ पर एजे स्टाइल्स ने ऐसे कमेंट किए हैं। वैसे सही बात भी है एजे स्टाइल्स की, भैया टीम जब तुम्हारी होती है अपने ही पार्टनर के ऊपर कौन अटैक करता है। लेकिन खैर यही है हमारे स्पेशल रैंडी ओर्टन। लेट्स सी आर के ब्रो आगे कैसे प्रोग्रेस करती है और उनके पीछे जो केमिस्ट्री है, स्पेशल केमिस्ट्री है, उसको देखने में हमको कितना ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग समर स्लैम के बारे में। तो कुछ नई अपडेट आई है समर स्लैम के बारे में और सीन ये है कि शायद आपको समर स्लैम के अंदर कोई टाइटल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एटलीस्ट करंट के सिनेरियो के हिसाब से जो है ये एक्सपेक्टेड है कि समर स्लैम के अंदर जो भी चैंपियनशिप्स वाले मैचेस होने वाले हैं, WWE का करंटली ऐसा कोई खास प्लान है नहीं कि वो इन मैचेस के अंदर टाइटल चेंज करे। अब देखो अभी से समर स्लैम को होने में 10 दिन के आसपास हैं, तो हो सकता है थिंग्स वहाँ तक जाने तक विंस मैकमैन का दिमाग कोई चेंज हो जाए। लेकिन वैसे WWE ऐसे कोई खास प्लान कर नहीं रही है। वैसे अगर टाइटल चेंजेस नहीं होते शो के ऊपर तो कह सकते हैं काफ़ी हद तक जो शो है वो बोरिंग लगता है, बट फिर भी अगर मैचेस अच्छे हो या फिर स्टोरी टेलिंग अच्छी हो तो फिर हमको देखने में मज़ा आएगा। अब समर स्लैम का ही वेट करते हैं और अगर इसके बारे में कुछ और नई अपडेट आती है तो वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और कैसे आपको पता होगा ना, मैंने आपको बताया भी था कि कैसे डायनामाइट के शो पर डार्बी एलन ने बेस्ट इन द वर्ल्ड का रेफरेंस दिया था और एक तरीके से तभी से हमको पता लग रहा है कि डार्बी एलन और हमको शायद CM पंक का मैच देखने को मिल सकता है AEW के अंदर। तो इसके बारे में खुद CM पंक से पूछा कि भैया तुम्हारे बारे में रेफरेंस दिया था डार्बी एलन ने बेस्ट इन द वर्ल्ड का, तुम इसके बारे में क्या कहोगे। तो भैया CM पंक वैसे तो अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा लिसन, बेस्ट इन द वर्ल्ड दैट कुड बी एनीबॉडी, दैट्स ब्रायन, राइट। मतलब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डार्बी एलन ने जो रेफरेंस दिया था बेस्ट इन द वर्ल्ड का वो मेरा नहीं है, वो हो सकता है डैनियल ब्रायन का हो, वो किसी का भी हो सकता है, मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं हूँ। मतलब यहाँ पर वो इन चीज़ों से बिल्कुल छुपना चाह रहे हैं, अपने आप को चुराना चाह रहे हैं। जब उनसे सामने ही सवाल पूछ दिया पॉडकास्ट के अंदर कि भैया बेस्ट इन द वर्ल्ड तुम्हारा रेफरेंस था, तो मतलब CM पंक यहाँ पर इस समय चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे भाई क्लियर ही है AEW में तुम्हारा सीन बन चुका है, क्योंकि इससे पहले जब भी बेस्ट इन द वर्ल्ड का रेफरेंस दिया जाता था CM पंक कभी भी अपना नाम ऐसे पीछे नहीं खींचते थे। तो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है CM पंक की तरफ से। और भाई अब तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, हमको पता लग चुका है कि अब क्या होने वाला है AEW के अंदर। तो खैर वेट ही कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं कब CM पंक का ऑफिशियली हमको डेब्यू देखने को मिलता है ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर। और गाइस अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जहां पर एक तरीके से रोमन रेंस ने रोस्ट ही कर दिया जॉन सीना को। जब पैट मैकेफी के शो पर आए होते हैं जॉन सीना के बारे में कमेंट करने रोमन रेंस, और यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि देखो जॉन सीना भले ही बहुत अच्छा होगा, उसने बहुत चैरिटी करी होगी, मेकअप विश उसने किया होगा, लेकिन जब बात आती है इस गेम की तो भाई इस गेम के अंदर जॉन सीना मेरे से नीचे ही है। एंटरटेनमेंट क्या होता है? एंटरटेनमेंट होती है स्टोरी टेलिंग, राइट। और मैं इस समय ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर हूँ ऑफ आवर जनरेशन, ऑफ आवर टाइम। मतलब रोमन रेंस ने यहाँ पर अपने बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो जॉन सीना क्या क्या हरकतें करता है, वो नेवर गिव अप लेके आता है, टी शर्ट फेंकता है, अपने रिस्ट बैंड फेंकता है, मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत जॉन सीना को पड़ती है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि जॉन सीना मेरे से पंगे लेने इसलिए आया है, वो आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी में इसलिए आया है क्योंकि वो अपनी मूवी सुसाइड स्क्वाड को प्रमोट करना चाहता है, और अगर वो मेरे साथ आएगा तो मेरे बारे में बातें होंगी, जॉन सीना के बारे में बातें होंगी, तो सिर्फ अटेंशन
अटेंशन ग्रैब करने के लिए आया है जॉन सीना मेरे सामने, क्योंकि तुमको पता है आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी के अंदर तुमको रेलिवेंसी मिलती है और सिर्फ ये रीजन है कि जॉन सीना मेरे से क्यों पंगे ले रहा है। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया जॉन सीना के बारे में कि भैया मैं जल्दी से समर स्लैम के अंदर निपटा दूंगा जॉन सीना को, जैसे मैंने रेसलमैनिया 37 में किया था। बड़े बड़े लोग आए लेकिन सबका वही हाल हुआ और वही हाल जॉन सीना का भी होने वाला है। और उसके बाद वापस से मैं जॉन सीना को भेज देने वाला हूँ हॉलीवुड के अंदर। तो भाई रोमन रेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है जॉन सीना के साथ मैच करने से पहले। हाँ, कुछ बातें रोमन रेंस की सही हैं, लेकिन कुछ बातें भाई तुमने ज़्यादा बोल दी, जैसे जॉन सीना तुम्हारे पास आए अटेंशन लेने के लिए, तो भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन आपको पता है रोमन रेंस ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने हील वाले कैरेक्टर के अंदर हैं, और ऐसी बातें सुनने में भाई रोमन रेंस की तरफ से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताना। लेकिन हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, पॉडकास्ट जाके सुनो डिस्क्रिप्शन से, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।